सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चों अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों पाथफाइंडर से लिया हुआ है, जिसमें कि इफिशियंसी का क्वेश्चन है। ये मुझे जेई एडवांस के लिए एक रेलिवेंट क्वेश्चन लगा, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पाथफाइंडर का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों की प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम है। एक आपको पीवी कर्व दिख रहा है। इस पीवी कर्व पे आपको दो साइक्लिक प्रोसेस नजर आ रहे हैं। एक प्रोसेस है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो इसमें कहता है कि एक प्रोसेस है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस 1, है ना, साइक्लिक प्रोसेस 1। ठीक है, फर्स्ट साइकिल का प्रोसेस हमने 1 बोला है। और इसकी जो इफिशियंसी इन्होंने बोली है वो ईटा 1 है। इस प्रोसेस की इफिशियंसी ये कितना बता रहे हैं? वो ईटा 1 है, ये गिवन है, ऐसा ये बता रहे हैं इस साइक्लिक प्रोसेस की। साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो 2 से 3 है ये अपना एक एडियाबैटिक कर्व है। ये बता रहे हैं कि ये 2 से 3 जो है हमारा एडियाबैटिक है। ठीक है, और 3 से 1 जो जा रहे हैं ये बता रहे हैं ये आइसोथर्मल, इसको ये आइसोथर्मल बता रहे हैं। दूसरा प्रोसेस आपको दिख रहा है वो है अपने पास, एक तो हो गया 1 2 3 1, और नेक्स्ट प्रोसेस ये बता रहे हैं 1 3 4 1। नेक्स्ट प्रोसेस ये बता रहे हैं 1 3 4 1। ये बता रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस 2, साइक्लिक प्रोसेस 2। और इस प्रोसेस की इफिशियंसी ये बता रहे हैं ईटा 2 है। इस प्रोसेस की इफिशियंसी ये बता रहे हैं ईटा 2 है। और इसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि 3 से 4 इज आइसोबैरिक। हालांकि ये ना भी मेंशन करें तो सबको दिख रहा है कि ये तो आइसोबैरिक है। आप बोल सकते हो सर 1 से 2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सभी को समझ में आ रहा है, पीवी कर्व में ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ठीक है, तो 3 से 1 इसके बारे में फिर ये बताते हैं कि 4 से 1 जो है फिर से एडियाबैटिक है। ये इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। तो इन इसके और इसके इन चारों के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। 1 से 2 एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जनरल है, ये इन्होंने बताया है। अब ये कहते हैं कि जो आउटर इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस और नजर आता है बाहर का 1 2 3 4 1। तो ये कहते हैं कि 1 2 3 4 1 इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप इफिशियंसी बताओ, इसकी इफिशियंसी बताओ, इसकी इफिशियंसी बताओ। अब इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कहीं कोई डेटा शेयर नहीं है। आप देख लीजिए ग्राफ में कहीं पे कोई भी डेटा शेयर नहीं है, कोई गैस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सारी कहानी अगर किसी बच्चे को ये समझ में आ रही है कि इसको कुछ डिफरेंट लेवल पे जाके करना होगा, आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ढूंढने के चक्कर में पड़ेंगे या प्रोसेस में पड़ेंगे तो दिक्कत होगी। ये सिंपली इफिशियंसी के डिफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पे बच्चों थोड़ा सा मैं इफिशियंसी पे आऊंगा। आप जनरल इफिशियंसी क्या बोलते हो? वो बोलते हो आउटपुट अपॉन इनपुट, यही बोलते हो। तो बच्चों इन थर्मोडायनेमिक्स आउटपुट क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी सिस्टम है, वहां से आप डेल्टा क्यू गिवन होता है और यहां से कुछ रिलीज हो जाता है। बताइए, अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, हम साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आपका डेल्टा यू जो होगा वो हमेशा 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हमेशा 0 होगा। तो कुछ आपने हीट दिया और कुछ रिलीज हो गया, तो सिस्टम के अंदर जो हीट है, कितना हीट जो है वर्क डन के फॉर्म में गया। यहां पे आप बोलते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू, अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में बात करें तो डेल्टा क्यू गिवन, ऐसे ही बोलेंगे। आउटपुट जो है हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क है। अब बच्चों जो वर्क हमें मिलेगा वो हीट के वजह से मिलेगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा क्यू 0 है। तो अगर ये जो वर्क है वो कौन करेगा? इसमें से तो आपने इतना दे दिया हीट, इतना ये सिस्टम से रिलीज हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ हीट है दैट इज ओनली यूटिलाइज इन वर्क डन, बिकॉज डेल्टा यू इज 0, फर्स्ट लॉ से। तो आप ये बोल सकते हैं कि वर्क डन को हम लिख सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू गिवन। हर जगह नहीं लिख सकते फॉर साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि वहां पे हमें कोई भी पार्ट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू को, तो डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से आप बता सकते हैं कि जो डेल्टा डब्ल्यू होगा बेसिकली वो डेल्टा क्यू गिवन
माइनस डेल्टा क्यू रिलीज्ड लिखा जा सकता है, बिकॉज डेल्टा यू हमारा 0 है। तो हम ये एक फॉर्म और डेवलप कर सकते हैं, डेल्टा क्यू गिवन माइनस डेल्टा क्यू रिलीज। बहुत बच्चों को ये पता होता है, बहुत बच्चों को वर्क अपॉन इनपुट दिमाग में केवल होता है, तो उसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस। इसको थोड़ा और करें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू रिलीज्ड अपॉन डेल्टा क्यू गिवन। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें करेंगे तो आपको यहाँ मॉड वैल्यू देनी है, क्योंकि आप साइन पहले से रख चुके हैं। अगर आप मॉड वैल्यू नहीं देते हैं, रिलीज्ड का मतलब फिजिक्स वाले कन्वेंशन में वो अपने पास नेगेटिव होता है। तो कोई बच्चा इसको साइन के साथ रखेगा तो 1+1 इफिशियंसी 1 से बड़ी कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये हम फॉर्मूला हमारे पास है। मैं इस फॉर्मूले को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए मुझे यही एक रास्ता दिखता है। रीजन बिहाइंड कि हमारे पास कोई भी और डेटा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं है। आइए अब बात करें कि अगर हम जो हमें दो साइक्लिक प्रोसेस मेंशन्ड है ईटा 1 और ईटा 2 जिनकी इफिशियंसी है, तो उनके लिए अगर हम ये ढूंढ पाए कि हमारा क्यू रिलीज कहाँ कहाँ पे है और क्यू गिवन कहाँ है, तो हम उनकी इफिशियंसी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा ये जो प्रोसेस था, ये सभी को पता है कि ये प्रोसेस अपना एडियाबैटिक था, तो यहां तो सोचना ही नहीं है, यहां पे डेल्टा क्यू 0 होगा। ये प्रोसेस भी अपना एडियाबैटिक था, ये प्रोसेस भी अपना एडियाबैटिक था, तो यहां भी डेल्टा क्यू 0 होगा, ये भी सोचना नहीं है। अब आ जाइए, अपने पास ये था आइसोथर्मल में हम 3 से 1 गए एक बार, और एक बार 1 से 3 आ रहे थे इस प्रोसेस के लिए। ये अपना 1 से 2 था, ये 3 से 4 था। अब इन साइक्लिक प्रोसेस के लिए आइए ये ढूंढ पाएं कि पहले कहाँ पे, जैसे पहले प्रोसेस को पकड़ें। पहला प्रोसेस है 1 2 3 1। इस प्रोसेस में अगर हम ये ढूंढ लें कि इसमें जो स्टेप्स हो रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो 2 से 3 तो सोचने का नहीं है, डेल्टा क्यू 0 है। 1 से 2 और 3 से 1 में क्या हो रहा होगा, हीट का। तो देखिए 1 से 2 की बात करते हैं पहले। ये एक जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, बट आपको सभी को ग्राफ से दिख रहा है कि दिस इज ए बेसिकली एक्सपेंशन, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि 1 से 2 के लिए आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही देख लीजिए। अगर ये दोनों चीज हमारी इंक्रीज कर रही है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन बट ऑब्वियस वी हैव जस्ट सप्लाइड सम हीट, जिसको मैं बोल रहा हूं 1 2। 2 से 3 0 है। अब आ जाइए 3 से 1। तो 3 से 1 इज बेसिकली आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। 3 से जब आप 1 जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज बेसिकली आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन मतलब पिस्टन को कोई दबा रहा होगा, सिलेंडर पिस्टन के रिस्पेक्ट में सोचिए, पिस्टन नीचे जा रहा होगा, और पिस्टन नीचे जा रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा और प्रेशर बढ़ रहा होगा। तब हीट जो है फिर क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। हीट अपनी क्या हो रही होगी, 3 से 1 के लिए अपनी हीट जो है रिलीज हो रही होगी, क्योंकि सिलेंडर पिस्टन के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो पिस्टन आपका कॉम्प्रेस हो रहा है, कोई वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन करने के वजह से आप देख रहे हैं कि यहां पर फिर से क्या होगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर अपना जो है यहां पे रिलीज हुआ होगा, डेल्टा क्यू 3 से 1 के लिए यहां पे हीट अपनी रिलीज हुई होगी। तो हमें यहां पे इफिशियंसी लिखना आता है। अब ईटा 1 हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू रिलीज, दैट इज Q31। देखिएगा ध्यान से, हीट रिलीज हुई है तो 1 माइनस Q31, ठीक है, अपॉन में Q12 हीट गिवन। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ईटा 1 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा, ऐसे लिख सकते हैं हीट, ठीक है। वो डेल्टा ही है, मैंने क्यू रिप्रेजेंट कर दिया है, क्यू 3 से 1 है, प्रोसेस दिख रहा है तो डेल्टा क्यू ही जैसा ही है, आप डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर प्रोसेस 2 के लिए, जो प्रोसेस है हमारे पास 3 4 1 1 3 4 1, दिस इज फॉर प्रोसेस 2।
तो प्रोसेस 2 में इतना तो समझ में आता है कि ये अभी आइसोथर्मल जो है ये अपना दिया हुआ था, दिस प्रोसेस इज बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस, ये दिया हुआ था हमारा आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल दे रखा था। तो इस प्रोसेस 1 से 3 के लिए आप देख रहे हैं कि जब ये कॉम्प्रेशन हुआ तो हीट दिया गया, एक्सपेंशन में आपको समझ में आता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, गैस इटसेल्फ इज डूइंग वर्क, प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा, हमें यहां पे जब यहां पे हीट अपना जो है रिलीज है तो उतना ही हीट यहां पर आपने क्या किया होगा, Q1 से 3 के लिए वो गिवन किया होगा। तो यहां पर हीट अपनी जो है Q1 से 3 में गिवन होगा, Q1 से 3 ये गिवन होगा, यहां 0 है। 3 से 4 एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा मतलब हीट यहां पे रिलीज हुई होगी, Q34 जो है रिलीज हुआ होगा। तो अब हम इस प्रोसेस में जो 3 स्टेप में यहां 0 है, यहां पे Q13 हीट गिवन है और यहां पे Q34 में हीट रिलीज्ड है, तो ईटा 2 भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q34 अपॉन में Q13। और एक बात और बताइए कि मैग्नीट्यूड वाइज Q13 या Q31 वो बराबर होंगे, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 माइनस Q34 अपॉन में इसको भी Q13 को Q31 लिख दे रहा हूं, क्योंकि हम यहां मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, बाहर बाहर प्रोसेस की बात हो रही है, मतलब जो रिक्वायर्ड हमसे पूछा गया था 1 2 3 4 1, इसकी इफिशियंसी पूछी गई थी। तो इसकी इफिशियंसी अगर हमसे पूछी गई थी तो बाहर के प्रोसेस में 2 एडियाबेटिक कर्व नजर आते हैं, ये दोनों का 0 होगा, एक इसका है और एक इसका है। तो Q12 आप देख रहे हैं कि यहां गिवन है और Q34 यहां पे रिलीज्ड है। तो बाहर वाले के लिए जो हम इफिशियंसी ईटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस Q34 अपॉन Q12, यही लिखेंगे बच्चों। अब पूरी कहानी यहीं पे अटकी है कि हमें ये रेशियो पता चल जाए, कौन सा, Q34 और Q12 का, और वो रेशियो कुछ यहां से आप लोगों को चमक रहा होगा कि Q34 और Q12 का हमें कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट बोल रहे हैं और इसको सेकंड बोल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले से थोड़ा सा रीअरेंज करें, Q31 अपॉन Q12 की वैल्यू निकालें, वो हमारे पास होगा 1 माइनस ईटा1। फ्रॉम सेकेंड से हम इनका रेशियो निकालें, Q34 अपॉन Q31, वो हो जाएगा 1 माइनस ईटा2। तो बच्चों अब ये जो रेशियो है Q34 अपॉन Q12, आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे इनको प्रोडक्ट करने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये रेशियो है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका रेशियो। और वो रेशियो कितना आ जाएगा, Q31 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलने वाला है Q34 अपॉन Q31 Q12, वो हो जाएगा 1 माइनस ईटा1 1 माइनस ईटा2। इस चीज को लाकर अब हम यहां पुट करेंगे, है ना, ये हमें चाहिए था रेशियो, ये चीज हमें मिल चुकी है। तो हम इफिशियंसी ईटा को लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा1 1 माइनस ईटा2, ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा। थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं जब करेंगे, तो देखिए ईटा1 प्लस ईटा2, इसको ओपन कर लीजिए, 1 माइनस ईटा2 माइनस ईटा1 और प्लस ईटा1 ईटा2, और जब ये यहां से ओपन करके इसे ओपन करेंगे तो 1 कैंसिल हो रहा है ना, और यहां आ रहा है ईटा1 प्लस ईटा2 माइनस ईटा1 ईटा2, है ना, माइनस ईटा1 ईटा2।
चेक करिए, ईटा 1 प्लस ईटा 2 1 माइनस, इसको हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस ईटा 2 माइनस ईटा 1 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इस माइनस से ओपन करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको इफिशियंसी जो है ये ईटा की इस फॉर्म में मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन तो भी बहुत कुछ था, क्योंकि कोई भी डेटा गिवन नहीं था और आपने एक बेसिक इफिशियंसी के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन क्रैक किया। इफिशियंसी के केवल इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपने क्रैक किया। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।